अध्याय का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला क्वेश्चन है इसमें, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो जब संपूर्ण विश्व मिलकर एक साथ क्या करता है, व्यापार करता है। जब संपूर्ण विश्व एक साथ मिलकर व्यापार करे और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जब संपूर्ण विश्व एक साथ मिलकर व्यापार करे और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग किसे कहते हैं? तो बाह्य मार्ग जिसके द्वारा रेशम का क्या होता है, व्यापार होता है, उस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं। तो बाह्य मार्ग जिसके द्वारा किसका व्यापार होता है, रेशम का व्यापार होता है, उस मार्ग को हम कौन सा मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से किन किन चीजों का आदान प्रदान होता था? तो रेशम मार्ग से रेशम के अलावा सोना, चांदी, धातुएं, मसाले आदि का क्या होता था, व्यापार होता था। रेशम मार्ग से रेशम के अलावा सोना, चांदी, कीमती धातुएं आदि का क्या होता था, व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है, हाँ, यूरोप के व्यक्तियों पर आलू की फसल आने के कारण क्या प्रभाव पड़ा? यूरोप के व्यक्तियों पर आलू की नई फसल आने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यूरोप के लोगों पर आलू की नई फसल आने के बाद उनका जीवन पूरी तरीके से क्या कर गया, बदल गया। वो लोग अच्छा खाना खाने लगे, बेहतर जीवन जीने लगे और एक लंबी आयु वाला जीवन क्या करने लगे, जीने लगे, और उनका जीवन स्तर भी क्या कर गया, सुधर गया। क्या कर गया, सुधर गया। तो आलू की नई फसल आने के बाद आलू की फसल ने यूरोप के लोगों का जीवन को पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदल कर रख दिया। अब आलू की फसल आने के बाद वो लोग बेहतर खाना खाने लगे, एक अच्छा जीवन जीने लगे और उनकी औसत आयु भी क्या कर गई, बढ़ गई। क्या कर गई, बढ़ गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, और इसी में थोड़ा सा और लिखना हो, लिख देना। आलू पर लोग इतने निर्भर हो गए कि जब एक बार आयरलैंड में क्या पड़ा, अकाल पड़ा, तो हजारों लोग आलू के कारण क्या कर गए, अकाल पड़ा जिसके कारण आलू की फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई, और हजारों लोग इस बीमारी के कारण क्या कर गए, मारे गए। आलू की कमी हो गई तो आलू ना मिलने के कारण बहुत से लोग इसके कारण क्या कर गए, मारे गए। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के दौरान कितने प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के दौरान 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख किया गया है। एक तो है पूंजी का, दूसरा है श्रम का, और व्यापार, श्रम और पूंजी। ये 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख किया गया है, व्यापार, पूंजी और श्रम। व्यापार, श्रम और पूंजी। आगे तो व्यापार में क्या होता था, इसमें वस्तुओं का क्या होता था, व्यापार होता है। पहला क्या है, प्रभाव क्या है, व्यापार का। तो इसमें वस्तुओं का क्या होता था, व्यापार होता था। जैसे कपड़ों का, गेहूं का आदि का क्या होता था, व्यापार होता था। दूसरे में श्रम का प्रवाह है। श्रम का प्रवाह में लोग काम की तलाश से एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। तीसरा है पूंजी का प्रवाह है। पूंजी के प्रभाव में क्या लिखना है, इस प्रभाव में मुद्राओं का क्या होता था, प्रवाह होता था, और लोग दूर दराज के इलाकों में क्या करते थे, मुद्रा को क्या करते, निवेश करते थे। तो कितने प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख किया गया है, 3, व्यापार, श्रम और पूंजी। कॉर्न लॉ क्या है? तो कॉर्न लॉ क्या है, सुनना। तो बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्के के आयात पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, और उन्होंने जिस कानून के सहारे यह प्रतिबंध लगाया उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्न लॉ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ समाप्त होने के बाद वहां के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कॉर्न लॉ समाप्त होने के बाद वहां के किसानों की हालत क्या करने लगी, बिगड़ने लगी। विशाल भूभाग पर खेती क्या हो गई, बंद हो गई। हजारों लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, और कई लोग गांव से निकलकर शहरों और दूसरे देशों में जाकर क्या कर गए, बस गए। ठीक है। और कई किसानों तो मक्के की खेती करना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये इसके प्रभाव पड़े थे। उसके बाद है, कैनाल कॉलोनी किसे कहते हैं, कैनाल कॉलोनी। ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल
पूरे देश में क्या कर दिया, बिछा दिया, कि नहरों का जाल पूरे देश में क्या कर दिया, बिछा दिया। और फिर इन नहरों के किनारे पंजाब के इलाकों से अन्य लोगों को लाकर क्या कर दिया, बसा दिया गया। और इन्हीं की उन लोगों की जो नहरों किनारे रह रहे हैं उन लोगों की बस्तियों को क्या कहा जाता है, कैनाल कॉलोनी या कैनाल बस्ती कहा जाता है। तो सुनना, ब्रिटिश सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल पूरे देश क्या कर दिया, बिछा दिया, ताकि इससे गेहूं का और अन्य कपास का क्या हो गया, निर्यात हो सके। और फिर इन नहरों के किनारे पंजाब के इलाकों से लोगों को लाकर नहरों के किनारे लाकर क्या कर दिया, बसा दिया गया। और इन लोगों की बस्तियों को क्या कहा जाता है, कैनाल कॉलोनी कहा जाता है, मतलब नहरी बस्तियां। कौन सी बस्तियां, नहरी बस्तियां। होसे क्या है, होसे तो त्रिनिदाद में कायम है, त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को, त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल मेले का रूप दिया गया। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल मेले का रूप दिया गया। इसी मेले को हम क्या कहते हैं, होसे कहते हैं। और इसका नाम इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया, इमाम हुसैन। चटनी म्यूजिक कहाँ और क्यों लोकप्रिय है, चटनी म्यूजिक कहाँ और क्यों लोकप्रिय है, तो त्रिनिदाद और गुयाना में, त्रिनिदाद और गुयाना में सांस्कृतिक समागम के दौरान चटनी म्यूजिक पूरी दुनिया के काया सामने आया। तो त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक बहुत ज्यादा क्या है, लोकप्रिय है। और यह सांस्कृतिक समागम के दौरान पूरी दुनिया के सामने आया। इसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। चटनी म्यूजिक में अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप क्या आता है, सामने आता है। और इसकी मूल पहचान क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और एक नया रूप ही क्या आता है, सामने आता है। इसी म्यूजिक को हम क्या कहते हैं, चटनी म्यूजिक कहते हैं। तो एक और बार सुन लो, त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक बहुत ज्यादा क्या है, लोकप्रिय है। यह है सांस्कृतिक समागम के दौरान पूरी दुनिया के सामने आया। इसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में मिल जाती हैं और मूल पहचान लुप्त हो जाती है और दुनिया के सामने एक नया रूप क्या आता है, सामने आता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, चटनी म्यूजिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक युद्ध किसे कहते हैं, तो वह युद्ध जिसमें कोई देश हथियारों से ना लड़कर, वह युद्ध जिसमें कोई देश हथियारों से ना लड़कर देशों में बीमारी फैलाकर, अन्य देशों में क्या फैलाकर, बीमारी फैलाकर युद्ध करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैविक युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो वह युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई अन्य देश दूसरे देशों में क्या फैला देता है, बीमारी फैला देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैविक युद्ध कहते हैं। सर हेनरी मार्टन स्टैनली कौन थे, तो सर हेनरी मार्टन स्टैनली एक बहुत बड़े खोजी और पत्रकार थे। एक बार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें एक मिशनरी की खोज करने के लिए अफ्रीका भेजा। वो अपना पूरा सामान क्या बोलते हैं, हथियार बंद होकर या हथियारों से लैस होकर अफ्रीका पहुंचे। कहां पर पहुंचे, अफ्रीका पहुंचे। वहां अफ्रीका पहुंचते ही वहां उन्होंने अफ्रीका के संपूर्ण हिस्सों के नक्शे बनाए और उन्होंने वहां के मजदूरों, शिकारियों और योद्धाओं को एकत्रित करके क्या बनाई, सेना बनाई। और इस सेना के दम पर उन्होंने वहां पर क्या लगे, बहुत से ज्यादा युद्ध लड़े। फिर इन युद्धों में उन्होंने जीत हासिल की और जीत करके अफ्रीका के कई हिस्सों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने अफ्रीका के कई हिस्सों के क्या बनाए, नक्शे बनाए। फिर इन नक्शों के दम पर उन्होंने अफ्रीका को भी क्या कर लिया, जीत लिया। और जिस उद्देश्य से अफ्रीका गए थे उस उद्देश्य को भी पूर्ण करने में क्या रहे, सफल रहे। और मिशनरी को भी क्या निकाला, खोज निकाला। जब ये अपने देश का वापस लौटे तो न्यूयॉर्क हेराल्ड इनसे काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ और इन्हें कई उपाधियों से क्या किया, सम्मानित किया। अफ्रीका में रिडरपेस्ट का आना, या अफ्रीका में रिडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी, सुनना ध्यान से। तो क्वेश्चन आएगा, अफ्रीका में रिडरपेस्ट के आने पर टिप्पणी लिखिए। जितना भी 2 नंबर में है तो जितना है उस नंबर के हिसाब से लिखना है। तो अफ्रीका रिडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में 1880 के दशक में फैली। तो रिडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में कब फैली थी, 1880 के दशक में फैली। और यह बीमारी, इस बीमारी के चलते अफ्रीका में बहुत से पशु मौत की नींद क्या कर गए, सो गए। बहुत से पशु क्या की नींद सो गए, मौत की नींद सो गए। और यह कहा जाता है, अफ्रीका के लोगों का मानना होता है यह बीमारी एशियाई
मवेशियों से अफ्रीका के मवेशियों में क्या करी थी, फैली थी, और जिसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को काय की नींद सुला दिया, मौत की नींद सुला दिया। और इस बीमारी के चलते अफ्रीका के लोगों का जीवन काय में आ गया, संकट में आ गया, और उनके सामने रोजी रोटी के संकट क्या हो गए, उत्पन्न हो गए, और अफ्रीका के लोगों का जीवन क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, और हजारों जानवर क्या कर गए, मौत की नींद सो गए। तो सुनना, रिडरपेस्ट नामक बीमारी सन 1880 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में आग की तरह फैली। अब यह बीमारी के कारण अफ्रीका के 90% मवेशी मौत की नींद क्या कर गए, सो गए, और अफ्रीका के लोगों का मानना था यह बीमारी एशिया से लाए गए जानवरों के द्वारा अफ्रीका के मवेशियों में क्या करी, फैली, जिसके कारण अफ्रीका के जानवरों की क्या हो गई, अधिक संख्या में क्या हो गई, मौत हो गई। इस बीमारी के कारण ही क्या बोलते हैं, अफ्रीका के सभी मवेशी मारे गए, जिसके कारण अफ्रीका के लोगों का जीवन क्या हो गया, तहस नहस हो गया, और पशुओं पर चलने वाले सभी उद्योग धंधे क्या हो गए, पूरी तरीके से बंद हो गए, और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये प्रभाव भी हो गए। रिडरपेस्ट के क्या प्रभाव होते, तो भैया अफ्रीका के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया, अफ्रीका के कई ज्यादा उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए, पशुओं पर आधारित उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए, और लोग काम की तलाश में यहाँ वहां भटकने लगे। अगला क्वेश्चन था, सुनना ध्यान से। हाँ, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो क्या कहलाता है उपनिवेशवाद, तो जब किसी देश के ऊपर कोई अन्य देश, जब किसी देश के ऊपर कोई या कि कोई दूसरा देश, किसी देश के ऊपर कोई अन्य देश जब उसके संसाधनों पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, अपने क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। जब कोई देश, जब कोई शक्तिशाली देश अपने संसाधनों और पैसों के दम पर, सुनना सिंपल सी परिभाषा उपनिवेशवाद की, जब कोई शक्तिशाली देश अपने संसाधनों और पैसों के दम पर अन्य देश के ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, आयात और निर्यात किसे कहते हैं, जो आ गया वो आयात और जो चला गया वो निर्यात। तो किसी देश के अंदर, सुनना ध्यान से, किसी देश में आने वाली चीजों को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, देश के अंदर आने वाली चीजों को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, और देश से बाहर जाने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। सीमा शुल्क या आयात शुल्क किसे कहते हैं, सीमा शुल्क या आयात, तो विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर, विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर जो टैक्स या जो शुल्क सीमाओं पर लिया जाता है, विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर जो शुल्क सीमाओं पर लिया जाता है उसे हम सीमा शुल्क या आयात शुल्क कहते हैं। और यह शुल्क प्रायः बंदरगाहों, एयरपोर्ट या समुद्री किनारों पर लिया जाता है। ब्रिटेन की सरकार भारत के लोगों से किस चीज की खेती करवाती थी, और या किस फसल की खेती करवाती थी, और उस फसल को किस देश को निर्यात किया जाता था। तो ब्रिटेन की सरकार भारत के लोगों से अफीम की खेती करवाती थी, और उस अफीम को किसको निर्यात किया जाता था, चीन को निर्यात किया जाता, मतलब चीन को बेचा जाता था। व्यापार अधिशेष किसे कहते हैं, व्यापार अधिशेष, तो ब्रिटेन से आने वाले माल की कीमत, ब्रिटेन से भारत आने वाले माल की कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से अधिक होती थी। ब्रिटेन से भारत आने वाले माल की कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाली कीमत से क्या होती थी, अधिक होती थी, अधिक होती थी। और इससे ब्रिटेन को हमेशा क्या होता था, लाभ प्राप्त होता था। क्या होता था, लाभ प्राप्त होता था। इस व्यापार को हम क्या कहते हैं, व्यापार अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन हमेशा भारत के साथ व्यापार करने में क्या कर रहता था, व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता था, और उसे हमेशा काय की प्राप्ति होती थी, लाभ की प्राप्ति होती थी। होम चार्ज या देसी खर्चे किसे कहते हैं, ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करके हमेशा लाभ की स्थिति में रहता था। ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करके हमेशा काय की स्थिति में रहता था, लाभ की स्थिति में रहता था। वह इस लाभ का उपयोग करके अपने देश के सभी खर्चों को क्या करता था, पूरे करता था। इसे ही हम क्या कहते हैं, होम चार्ज या देसी खर्चे कहते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ और उसमें कौन कौन से देश लड़े? तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चला। इसमें पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, एक तो मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे? देखो, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। मित्र राष्ट्रों में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से कब तक हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से कब तक भाई? 1929 से शुरू हुई और कब तक चली? 1935 तक चली। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई और कब तक चली? 1935 तक चली। और आर्थिक महामंदी का देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देशों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया, लोगों को रोजगार की तलाश में यहाँ वहां क्या करने लगे? भटकने लगे, और लोगों का जीवन क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया, और किसानों की आर्थिक स्थिति भी क्या हो गई? खराब हो गई। तो जी कॉमन पॉइंट है, सब में चलेंगे। क्या प्रभाव पड़ो? तो भैया महामंदी के यही प्रभाव पड़े, किसानों की आर्थिक स्थिति क्या कर गई? बिगड़ गई, लोगों का जीवन क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया, कई लोग, हजारों लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, और काम की तलाश में यहाँ वहां क्या करने लगे? भटकने लगे। महामंदी के क्या कारण थे? तो महामंदी के कई कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध का होना, कब से हुआ? तो 14 से 18 तक। प्रथम विश्व युद्ध का होना, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, और किसानों की आय का घटना, किसानों की आय का घटना, ये काय के कारण थे? महामंदी के, काय के? महामंदी के। ठीक है, अब हायर परचेज क्या व्यवस्था थी? तो हायर परचेज क्या व्यवस्था थी? तो हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वस्तुओं को कर्जे पर खरीदा जाता था। हायर परचेज एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें वस्तुओं को कर्जे पर खरीदा जाता था और उनकी कीमतों को साप्ताहिक या मासिक किस्तों पर चुकाया जाता था। इस व्यवस्था को हम कौन सी व्यवस्था कहते हैं? हायर परचेज व्यवस्था कहते हैं। महामंदी का दुनिया के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सब लिख देंगे भैया। लोगों के रोजगार में क्या आई? गिरावट आई, लोगों का जीवन क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया, और क्या बोलते हैं? लोग काम की तलाश में यहाँ वहां क्या करने लगे? भटकने लगे, लोगों की आय में क्या आ गई? गिरावट आ गई। बस लोगों पर प्रभाव हो गए। हाँ, अब महामंदी के कारण अमेरिका के बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी के कारण अमेरिका के बैंकों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। अमेरिका के हजारों बैंक क्या हो गए? बंद हो गए। ठीक है, कैसा? हाँ, और क्या बोलते हैं? हजारों बैंक क्या हो गए? बंद हो गए, और वो हजारों बैंक बंद हो गए। कई बैंक कर्जे की वसूली नहीं कर पाए, तो क्या कई बैंक क्या हो गए? दिवालिया घोषित हो गए। क्या हो गए? दिवालिया घोषित हो गए। कई परिवार क्या हो गए? तबाह हो गए। कई परिवार अमेरिका के क्या हो गए? तबाह हो गए। ठीक है, तो जितने सब हो गए, हजारों बैंक इसमें क्या हो गए थे? भंग। अगला क्वेश्चन है, महामंदी का यूरोप के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, लोगों का जीवन क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया, और रोजगार क्या कर गए? घट गए। जिस सब में जी कॉमन चलेंगे। ऐसे भारत पे आ जाए तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, किसानों की आय में क्या आ गई? गिरावट आ गई, और किसानों का जीवन भी क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया, और कृषि उत्पादों की कीमतें क्या कर गई? घट गई, और लोगों को अपना घर चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए? घर चलाने के लिए अपने घर परिवारों के क्या बोलते हैं? घर को क्या रखना पड़ा? गिरवी रखना पड़ा। अपने गहनों को क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा। जी भारत में थे, भारत के प्रभाव पड़े थे अपन ने कि भैया महामंदी का, तो भैया किसानों का गहने क्या रखने पड़े थे? गिरवी रखने पड़े थे, बेचने पड़े थे। अपन ने पढ़ो तो 50 पे गेहूं की कीमतें क्या कर गई? 50% कर गई। हाँ, वीटो क्या है? वीटो एक निषेधाधिकार है। क्या है? निषेधाधिकार है, जिसमें किसी एक व्यक्ति के मना कर देने से ही पूरा का पूरा प्रस्ताव क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वीटो पावर कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं। किन किन राष्ट्रों के पास में वीटो पावर है? चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। नहीं, हाँ, चीन, रूस 5 राष्ट्रों के पास में है। चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन।
चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। 5 हैं जी, करेक्शन कर लेना है। हाँ ठीक है। अगला है हाँ महामंदी को हमने बताया था भारत पे क्या प्रभाव पड़ो, गेहूं की कीमतें 50% गिर गई, किसानों का जीवन क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, लोगों को अपना घर परिवार चलाने के लिए क्या रखना पड़ा, अपने गहने जेवर गिरवी रखने पड़े। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, इसमें कौन कौन लड़ा, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इसमें पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। और धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है। कौन जीता था, मित्र राष्ट्र जीते थे। विनिमय दर किसे कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। हाँ, विनिमय दर क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की वह प्रक्रिया, विनिमय दर सुनना, परिभाषा सिंपल सी परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं को एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं को एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है और वस्तुओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस विनिमय को हम क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं को आपस में जोड़ा जाता है और विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थिर विनिमय दर, दूसरी परिवर्तनशील। तो स्थिर विनिमय दर क्या है, उस विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं जो क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो वह विनिमय दर जो क्या रहती है, स्थिर रहती है, उसे हम स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और वह विनिमय दर जो क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, तो और द्वितीय विश्व युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान और पूर्ण रोजगार को प्राप्त, और द्वितीय विश्व युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए, और द्वितीय विश्व युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए और रोजगार के अवसर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए औद्योगिक देशों ने, कौन से देशों ने, औद्योगिक देशों ने जुलाई 1944 में, कब, जुलाई 1944 में अमेरिका के, कहां के, अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर एक मौद्रिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स समझौता कहते हैं। इसमें सदस्य राष्ट्रों ने, कौन ने, सदस्य राष्ट्रों ने अपने व्यापार में हो रहे लाभ और घाटे से निपटने के लिए नियम बनाए। लाभ और घाटे से निपटने के लिए क्या बनाए, नियम बनाए। और इसी सम्मेलन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई। जिस कारण से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं, जुड़वा संतान या ट्विंस कहते हैं, ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है G77 से आप क्या समझते हैं, तो विकासशील राष्ट्रों को अपनी अर्थव्यवस्था में कोई भी सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा था। विकासशील राष्ट्रों को अपनी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए विकासशील राष्ट्रों ने संगठित होकर अपने आप को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक संगठन की क्या की, स्थापना की। और इस संगठन में 77 देशों को क्या किया गया, 77 विकासशील देशों को क्या किया गया, शामिल किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, G77 संगठन के नाम से जानते हैं। और इस संगठन में उद्देश्य रखा गया, क्या उद्देश्य रखा गया, कि अपने आप को विकसित बनाने के लिए चर्चा की गई और उद्देश्य रखा गया कि अपने जो तैयार माल है उसके सही क्या मिले, दाम मिले, और इन दामों के अपने देश में बनने वाली चीजों को विदेशों में बेचकर क्या कमाया जाए, लाभ कमाया जाए। तो बस इतना ही लिख देना। बस G77 क्या है कि
उद्योग विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए अपने आप को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी विकासशील राष्ट्रों ने एक संगठन की स्थापना की, जिसे हम G77 संगठन के नाम से जानते हैं। और इसमें कुल कितने देश हैं? 77 देशों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। बस इतना ही।